दोस्तों आज है 18 जून और आज का हम लोग जो है करंट अफेयर साथ ही साथ जो है बिहार स्पेशल देखेंगे ल्यूसेंट का। तो चलिए हम लोग बिहार स्पेशल स्टार्ट कर दें। हम आपको बता दें कि बिहार स्पेशल में हम लोग जो है न्यायपालिका सरकार की जो है न्यायपालिका से संबंधित तथ्य देख रहे थे और न्यायपालिका में जो है कल कुछ चर्चा कर चुके हैं। अब आज जो है न्यायपालिका में चूंकि हम बिहार के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो बिहार के संदर्भ में जो है ये देखेंगे कि उच्च न्यायालय के बारे में। चूंकि अगर हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की बात करें तो ये जो है केंद्र की बात आती है। जब हम स्टेट की बात करते हैं तो वो वहाँ पर आता है उच्च न्यायालय। तो हम लोग उच्च न्यायालय की जो है चर्चा करेंगे और बिहार के संदर्भ में देखेंगे कि क्या व्यवस्था है उच्च न्यायालय का बिहार में। तो पहले उच्च न्यायालय के गठन और क्षेत्राधिकार को जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ये भारतीय संविधान में जो है कहा गया है। ये प्रश्न जो है बार बार पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत जो है उच्च न्यायालय की गठन की बात कही गई है। तो जो है 214 अनुच्छेद 214 का जो है में का ये वर्णन है। उच्च न्यायालय के गठन की व्यवस्था अनुच्छेद 16 में की गई है कि उस किस प्रकार व्यवस्था किया जाएगा इसके बारे में 16 में कहा गया है। और कहा गया कि संसद विधि द्वारा दो से अधिक राज्यों के लिए अथवा किसी संघ क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है, ये कहा गया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम, जबकि इलाहाबाद उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या जो है सबसे अधिक है। वर्तमान में संपूर्ण भारत में जो है 25 उच्च न्यायालय है, ये भी याद रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। संविधान में उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों की कोई संख्या जो है सीमा निश्चित नहीं की गई है। अतः सभी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या जो है समान नहीं है। किसी में आप जैसे ऊपर देखें इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा है जबकि गुवाहाटी में सबसे कम है। तो कोई नियत जो है नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 231 के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि वह किसी दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर दे। तो ये जो है 231 में कहा गया है, लेकिन गठन के बारे में 216 में कहा गया है। आगे देखते हैं भारतीय संविधान की नियुक्ति से संबंधित कि मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 216 के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। 217 के अनुसार राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य के राज्यपाल से जो है परामर्श लेता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की। लेकिन परामर्श किससे लेता है? केंद्र जो उच्चतम न्यायालय है या सर्वोच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश से और राज्यपाल से, उस स्टेट का जिस स्टेट में इसकी नियुक्ति की जाती है उस स्टेट के राज्यपाल से जो है ये परामर्श लेता है। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्यों के राज्यपाल और संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। तो ये तथ्य जो है यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। पहले हमने कहा है कि मुख्य न्यायाधीश, किसी भी उच्च न्यायालय में जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी तो 217 में कहा गया है कि किस किस से परामर्श लिया जाएगा। वहीं पर जब 217 में ही कहा गया है कि जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी तो किन किन से जो है परामर्श लिया जाएगा, ये तथ्य है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखते हैं 1993 में सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के अनुसार अब भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति के बिना किसी उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की जा सकती है 1993 के अनुसार। अब योग्यता देख लेते हैं न्यायाधीश की।
के होने के लिए योग्यता क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के 2 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो या किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में या एक से अधिक राज्य के उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक जो है अधिवक्ता रहा हो, भारत में कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर आसीन रहा हो और 62 वर्ष की आयु पूरी नहीं किया हो। तो 62 वर्ष से कम आयु के जो है वही न्यायाधीश चुने जा सकते हैं। न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217 में ही इसका वर्णन है कि किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक जो है पद पर रह सकता है, लेकिन पद इसके अतिरिक्त जो है वह पद छोड़ भी सकता है और पद से उनको हटाया भी जा सकता है। तो पद को वो छोड़ कैसे सकते हैं? वह स्वयं त्यागपत्र दे दे। दूसरा, संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के पश्चात वह राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त कर दिए जाए, तब पर भी जो है वो हटाए जा सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जो है उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाए, उसे किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय में हस्तांतरित कर दिया जाए, ये सब जो है प्रोसेस है। यहाँ पर यह भी बता दें कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु संबंधी विवाद का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है। आगे देखते हैं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 223 में जो है इसका वर्णन है और इसके अनुसार किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक को मुख्य न्यायाधीश के कार्य का संपादन करने हेतु नियुक्त कर सकता है। मतलब कार्यवाहक न्यायाधीश जो है मुख्य न्यायाधीश, ये अनुच्छेद 223 में इसका वर्णन है। अब आते हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश का वेतन के बारे में। ये इम्पोर्टेंट है, इससे संबंधित भी बार बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। 2018 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के वेतन और सेवा शर्त जो है ये एक अधिसूचना द्वारा जारी किया गया और नई अधिसूचना के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो है 2,50,000 2.5 लाख रुपया जो है पर मंथ मिलता है प्रति माह, और साथ ही साथ जो है उनको कुछ भत्ते जो है 24,000 मिलता है। वहीं उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को जो है 2,25,000 पर मंथ मिलता है और 2,700 रुपये भत्ता मिलता है। इस तरह हम देखेंगे, ये था वेतन और भत्ते के बारे में। वहीं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो है वेतन अब 2,80,000, वेतन सिर्फ पूछेगा तो ये याद रखना है, यहाँ पे वेतन सिर्फ पूछेगा तो 2,50,000, 2,25,000 ये भी याद रखेंगे। और यहाँ जो है मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम का ये 45,000 जो है भत्ता, वहीं पर अन्य न्यायाधीश को जो है 2.5 लाख रुपये जो प्रति माह और 3,400 रुपये जो है भत्ता मिलता है वेतन और भत्ते के रूप में। वहीं अब देखते हैं स्थानांतरण के बारे में। अनुच्छेद 222 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसी दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतरण किया जा सकता है। यह कार्य भारत का राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस राज्य के राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा शपथ ग्रहण करवाकर जो है किया जाता है। तो ये था। अब आते हैं महत्वपूर्ण तत्व उच्च न्यायालय के अधिकार और शक्तियों के बारे में जो है हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 225 के अनुसार उच्च न्यायालय के जो निम्नलिखित अधिकार और शक्तियां प्रदान है। तो प्रारंभिक अधिकार, अपीलीय अधिकार, न्यायिक अधिकार, अंतरण अधिकार, ये मुख्य अधिकार हैं। इनके अलावा भी जो है अन्य अधिकार है। इसमें से है अभिलेखीय न्यायालय और अधीक्षण संबंधी अधिकार। ये मुख्य रूप से 6 अधिकार जो हैं आते हैं। अब एक एक करके सारे अधिकार को देखते। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार मौलिक अधिकार से संबंधित कोई भी मामला सीधे उच्च न्यायालय में लाया जा सकता है। तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन सहित अन्य मामलों में रिट जारी करने का जो है अधिकार है। तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आता है उच्च न्यायालय का। वहीं अपीलीय अधिकार के तहत उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायाधिकरण के निर्णयों आदि के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। अगर कोई लोअर कोर्ट जो है डिसीजन दिया तो उसके विरुद्ध जो है यहाँ पर उच्च न्यायालय में सुनवाई हो सकती है, तो उसको अपीलीय अधिकार बोलते हैं। वही न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, अगर उच्च न्यायालय को भी संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून जो संविधान के विरुद्ध हो उसको असंवैधानिक घोषित करने का जो अधिकार है, तो इसको जो है न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार के तहत जो है देखा जाता है। अब अंतरण संबंधी अधिकार देखते हैं। अंतरण संबंधी अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 228 में है और इसके अनुसार उच्च न्यायालय किसी भी अधीनस्थ न्यायालय से मुकदमे को अपने पास मंगवा सकता है, उसकी व्याख्या कर सकता है। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, एक अपीलीय हम लोग अभी जस्ट देखे क्या अपीलीय अधिकार। अपीलीय में क्या होता है कि कोई व्यक्ति हम जाके जो है अपील करेंगे। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ए को जो है लोअर कोर्ट या जिला कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है, तो इसके विरुद्ध जो है अपीलीय अधिकार के तहत वो जा सकता है उच्च न्यायालय में। और यहाँ क्या है, यहाँ पर है कि किसी ए को फांसी दिया गया है, लेकिन जो है उच्च न्यायालय को लग रहा है कि ये जो है गलत दिया गया है, तो उस मुकदमे को जो है अपने पास मंगवा सकता है, तो उसको जो है बोला जाता है अंतरण संबंधी अधिकार, जिसका वर्णन 228 में है। अब देखते हैं हम लोग अभिलेखीय अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 215 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 215 के अनुसार उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय कहा जाता है। अभिलेखीय न्यायालय का अर्थ ये है कि कोई अगर जो डिसीजन जो है दिया गया है न्यायालय के द्वारा, तो उसको जो एक अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाता है और उसके बारे में कोटेशन जो है बाद में अन्य न्यायालयों में भी किया जा सकता है। तो ये है अभिलेखीय न्यायालय। अब आते हैं अधीक्षण संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 277 के अनुसार उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ सभी न्यायालयों तथा अधिकरणों को जो है अधीक्षण करने की जो है शक्ति प्राप्त है। वो अपने इसका अर्थ ये हुआ कि उच्च न्यायालय जो है अपने स्टेट में जितने भी अन्य न्यायाधीश है उस का जो है अधिकरण और अधीक्षण कर सकता है, ये शक्ति प्राप्त है। तो ये था उच्च न्यायालय के बारे में। अब जो है हम थोड़ा सा देख लेते हैं अधीनस्थ न्यायालय के बारे में, फिर हम देखेंगे पटना उच्च न्यायालय के, क्योंकि बिहार में जो है पटना उच्च न्यायालय है। तो पहले अधीनस्थ न्यायालय के बारे में जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 223 में अधीनस्थ न्यायालय के विषय में उल्लेख है, इसको तो रट ही लीजिएगा। एक तो 214 जो है बार बार पूछा जाता है कि किसमें वर्णन है, तो 214 में, तो वो रट लीजिएगा। और अधीनस्थ न्यायालय का 223 में वर्णन है, ये भी आप लोग रट लीजिएगा। आगे देखते हैं इसी में, प्रत्येक जिले में एक जिला अदालत होती है। जिला अदालत को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा गया है। तो ये जो है आर्टिकल आप लोग याद कर लीजिएगा। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, तो वो देखते हैं। उच्च न्यायालयों के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित उच्च न्यायिक सेवा अथवा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रांतीय न्यायिक सेवा परीक्षा के परिणाम के द्वारा जो है नियुक्त होता है। अन्य उच्च न्यायिक सेवा के द्वारा जो है नियुक्त होता है जिले न्यायाधीश। ये भी आप लोग याद रखेंगे कि उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है सेवाओं के द्वारा होती है, लोक सेवा। अब देखते हैं
न्यायालय में जो है किस तरह के मामले आते हैं, तो दीवानी मामले, फौजदारी मामले और भू राजस्व जो है इससे संबंधित आते हैं। तो दीवानी न्यायालय के अंतर्गत जो है सिविल कोर्ट का नाम से जाना जाता है। न्यायालयों में जिला स्तर के अंचल संपत्ति संबंधी मामले सुनवाई जाती है। वहीं पर फौजदारी न्यायालय में आपराधिक न्यायालय कहा जाता है। इसके अंतर्गत लड़ाई झगड़ा मारपीट संबंधी मुकदमे आते हैं। भू राजस्व न्यायालय में, इस न्यायालय के अंतर्गत भू राजस्व और लगान संबंधी मामले की सुनवाई होती है। अब हम लोग आते हैं पटना उच्च न्यायालय के बारे में देखते हैं। तो पटना उच्च न्यायालय, इस पटना उच्च न्यायालय जो है बिहार राज्य का न्यायिक व्यवस्था का शिखर पर विराजमान है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 को हुई थी। स्थापना के समय पटना उच्च न्यायालय का कार्यक्षेत्र बिहार और उड़ीसा था। 1936 में उड़ीसा के बिहार से अलग होने के पश्चात केवल बिहार रह गया। फिर उसके बाद जैसे 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार का विभाजन होकर झारखंड बना, तो फिर जो है बिहार पटना हो गया और झारखंड का रांची पीठ पहले हुआ करता है, और रांची पीठ जो है हटकर रांची का खुद का अपना जो है एक उच्च न्यायालय बन गया। पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल जो है 45 स्वीकृत पद है, ये भी ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं पटना उच्च न्यायालय के जो है क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जैसा कि हम ऊपर भी बता चुके हैं कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार संबंधी कोई भी मामला सीधे पटना उच्च न्यायालय से लिया जा सकता है। पटना उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार का उल्लंघन सहित अन्य मामलों में रिट जारी करने का अधिकार है। अपीलीय क्षेत्राधिकार, पटना उच्च न्यायालय में अपने अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायाधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध जो अपील सुनने का अधिकार है। और प्रशासनिक अधिकार के अंतर्गत पटना उच्च न्यायालय को प्रशासकीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण और नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है। तो ये था पटना उच्च न्यायालय का जो है का अधिकार क्षेत्र। अब आते हैं जिला अधीनस्थ न्यायालय के बारे में। जिला अधीनस्थ न्यायालय का हम सीक्वेंस देख लें। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उसके नीचे अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, उसके नीचे सेशन जज, सहायक सेशन जज, सब ऑर्डिनेट जज, न्यायिक मजिस्ट्रेट और मुंसिफ, ये सीक्वेंस होता है। और न्यायिक में सबसे नीचे जो है मुंसिफ होता है, ये भी पूछा जा चुका है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। न्यायिक व्यवस्था में सबसे नीचे जो है मुंसिफ के रूप में होता है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सहायता हेतु रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार जो है होते हैं। अब आते हैं हम लोग महाधिवक्ता के बारे में, जो कि प्रत्येक स्टेट में होता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल ऐसे किसी भी व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता जो रखता है उसको राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया जा सकता है। तो महाधिवक्ता के बारे में अनुच्छेद 165 में वर्णन है, ये आप लोग जरूर याद रखेंगे, ये पूछा भी जा चुका है। बिहार महाधिवक्ता बिहार राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। तो बिहार राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होगा? तो महाधिवक्ता होगा। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर आसीन रह सकता है। महाधिवक्ता को वही पारिश्रमिक मिलता है जो राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के 1 के अनुसार महाधिवक्ता का मुख्य कार्य विधि संबंधी विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देना है। महाधिवक्ता वैसे कार्यों को भी संपादित करता है जो राज्यपाल संविधान अथवा अन्य किसी विधि द्वारा प्रदान करता है। तो ये है महाधिवक्ता के बारे में। अब हम लोग देखते हैं अस्थाई प्रशासन, बिहार में अस्थाई प्रशासन के बारे में। तो अस्थाई प्रशासन कहते किसको है, पहले ये जान लेते हैं। अस्थाई प्रशासन का तात्पर्य वैसे प्रशासन से है जो नगर निगमों, सुधार न्यासों, नगर पालिका, पंचायती राज संगठनों, महानगर पालिकाओं, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, छावनी बोर्ड आदि के रूप में जो है होते हैं, तो उसको जो है स्थानीय प्रशासन के रूप में जाना जाता है। स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत जो है सबसे बड़ा महानगर निगम होता है शहर में। तो महानगर निगम जो है, इसको महानगर निगम होने के लिए
ये आहारता है कि उसकी आबादी जो है 20 लाख होना चाहिए, कम से कम उसकी आबादी 20 लाख होना चाहिए। तो बिहार में जो है पटना एक जो है महानगर निगम है। आगे देखते हैं, उसके नीचे नगर निगम जो है होता है। नगर निगम की स्थापना राज्य सरकार विधि अंग द्वारा की जाती है और उसके लिए उसकी आबादी 20 लाख से कम किंतु 10 लाख से ऊपर होना चाहिए उस शहर की। अब आते हैं हम लोग देखते हैं क्या, तो बिहार में स्थानीय स्वायत्त शासन। स्थानीय स्वायत्त शासन के जो है नगरीय क्षेत्रीय स्थानीय स्वायत्त शासन के बारे में भारतीय संविधान के भाग 9 के क में जो है वर्णन है और ये 1993 में प्रभावी हुई। इसके बारे में भी पूछा गया है। हालांकि अभी जो 16 तारीख को यूपीएससी का एग्जाम हुआ है उसमें भी इसके बारे में पूछा गया है कि नगर पालिका के बारे में जो नगर प्रशासन में उसमें किसमें वर्णन है। तो भाग 9 के क में वर्णन है और इस भाग में 2 प्रकार के निकायों का है, स्वायत्त शासी संस्थाएं और योजना समितियां। अब आते हैं हम लोग नगर पालिका के बारे में। नगर पालिका शहरी स्वायत्त शासी संस्था में नगर पालिका का नाम दिया गया है और इसकी आबादी जो 10 लाख से कम और 5 लाख से अधिक होना चाहिए नगर पालिका के लिए। और अनुच्छेद 243 के में प्रत्येक राज्य के लिए ऐसी इकाई गठित करना अनिवार्य कर दिया गया है, किंतु यदि कोई ऐसा नगर क्षेत्र जहां कोई औद्योगिक स्थापना हेतु नगर पालिका सेवाएं प्रदान कर रहा है तो इस प्रकार के किए जाने का प्रस्ताव जो है तो ऐसी स्थिति में क्षेत्र का विस्तार हो सकता है। ये कर सकता है कौन, राज्यपाल। नगर पालिकाएं को हम देखें तो ये जो है 3 प्रकार की होती हैं। नगर पंचायत, ऐसे क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हों। नगर परिषद, छोटे नगर क्षेत्र के लिए, और नगर निगम, बड़े नगर क्षेत्र के लिए। नगर पालिकाओं का गठन जो है, नगर पालिका का सदस्य साधारणतः प्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित होता है। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिकाओं के प्रतिनिधि का जो है उपबंध कर सकता है। इसके सदस्य के लिए आवश्यक है कि उम्मीदवार या प्रत्याशी नगर प्रशासन में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाला व्यक्ति हो, लोकसभा, विधानसभा, राज्य सभा और विधान परिषद का सदस्य हो। अनुच्छेद 243 के अधीन गठित बोर्ड समितियों का जो है वो अध्यक्ष हो। तो ये जो है प्रत्याशी बन सकता है कि इसको गठन कैसे किया जाए इससे संबंधित। इसी में आगे हम लोग देखते हैं कि अध्यक्षों का निर्वाचन विधानमंडल द्वारा उपबंधित रीति से होता है। 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिकाओं के क्षेत्र में आने वाले 2 या अधिक वार्डों के लिए वार्ड समिति बनाने जो है आवश्यक है, ये भी वर्णन किया गया है। तो हम लोग जो आज तक यही देखते हैं, करंट अफेयर्स कल देखेंगे, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।